हेलो। यह वीडियो क्लास 11 चैप्टर 2 सेट थ्योरी पर आधारित है। इस वीडियो में हम सेट्स के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर ये फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट, सेट थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को लिखते हैं। सेट्स के डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। मतलब क्या है? वस्तुओं के, इसको हिंदी में लिख देंगे, वस्तुओं के वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसे प्रायः अंग्रेजी के, ठीक है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, इसे समझ में आया, इसी को सेट कहेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह या समुच्चय, पहले नंबर। सेकंड नंबर में पृथ्वी पर खूंखार जानवरों का समुच्चय। तीसरे नंबर में अच्छे लड़कों का समुच्चय। चौथे में कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। चौथे में कहेंगे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। छठा में कहेंगे बिंदुओं का समुच्चय। सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स संग्रह में कौन से संग्रह हैं। इस संग्रह में क्या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं? जैसा कि डेफिनेशन है कि सेट उसे कहेंगे जो सुपरिभाषित संग्रह हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या कुछ अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय, क्या ये संग्रह हो सकता है? क्या नहीं, ये संग्रह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का तात्पर्य क्या है? वेल डिफाइंड का तात्पर्य है
कि इस सेट में अगर ये अच्छे खिलाड़ी हैं तो हम उसको डिसाइड कर सके कि ये अच्छे खिलाड़ी इस सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि हम अच्छे खिलाड़ी को अगर हम एक सेट बनाएं तो क्या आपको अच्छे खिलाड़ियों का सेट बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते हैं। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि फलाना अच्छे खिलाड़ी है? वो तो कभी 0 पर भी आउट हो जाता है ना। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है अच्छे खिलाड़ी को मेज़र करने की, अच्छे लड़कों को मेज़र करने की हमारे पास कोई पैमाना नहीं है जिससे हम डिसाइड कर सके कि ये अच्छे खिलाड़ी के संग्रह में आ जाए, है ना, अच्छे लड़के के संग्रह में आ जाए। तो अगर ये सब मिलते हैं, अच्छे खिलाड़ी, अच्छे लड़के, खूंखार जानवर, सबसे अच्छा खिलाड़ी, सबसे अच्छा गणितज्ञों का समूह, सबसे सुंदर लड़कों का समूह, इस तरह के अगर वर्ड्स मिलते हैं तो समझ लीजिए कि उनसे उनका कोई समुच्चय नहीं बनेगी, वो समुच्चय नहीं है, वो सेट्स नहीं है, ठीक है। मतलब उसके जो अवयव हैं वो अवयव वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, तब हम उसे सेट कहेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। पृथ्वी पर खूंखार जानवर, ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। अच्छे लड़कों का समुच्चय, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि अच्छे लड़कों को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये पैमाना नहीं है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि अच्छे लड़के भी समुच्चय नहीं कहलाएंगे, सेट नहीं कहलाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को हम सेट कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह बनाऊं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस समुच्चय में प्राकृतिक संख्या ही होंगी। जैसे मैं कहूँगा 1/2, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई 1/2 इस सेट में नहीं होगी, क्योंकि 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम क्लियर हैं, कन्फर्म है, तो ये यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है वह एक समुच्चय है, सेट है। इसी तरह से अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, क्या ये सेट है? हाँ, ये भी सेट है। जैसे किसी संख्या को लेंगे, हम पूरी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या 3 उस सेट में है क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। 15 उस सेट में नहीं है क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कन्फर्म है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का समूह भी एक सेट है। बिंदुओं का समूह, हम बिंदुओं का समूह भी को सेट कह सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि अगर लाइन है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई लाइन है तो लाइन किस सेट में नहीं होगी, मतलब हम क्लियर हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसमें है या नहीं है, इसमें ये हो सकती है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बिंदु क्या होती है? जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ना उसकी क्या होती है, मोटाई होती है। लेकिन लाइन की तो वही चौड़ाई होती है या फिर एक लेंथ होती है। तो हम डिसाइड कर लेंगे ना कि इस सेट में ये होगी या नहीं होगी, एम्बिग्यूटी नहीं रहती है। इसलिए हम कहेंगे कि बिंदुओं का समूह भी क्या है, एक सेट है। तो हमने अभी तक सीख लिया कि किसे सेट करनी है और किसे सेट नहीं करनी है, राइट। इतना सीखने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ कि भाई अगर कोई सेट है तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे। तो सुन लीजिए, सेट्स को दिखाया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। तो पहला पॉइंट क्या होगी कि सेट को, ठीक है, सेट्स को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, ठीक है। सेकंड में जैसे कैपिटल लेटर का मतलब क्या हुआ, A, B, C, D, E, F, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड में देखिए, सेट्स के अवयव को हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सेट्स के अवयव A, B, C स्मॉल लेटर से। और सेट्स के जो अवयव होंगे, सेट्स के अवयव मतलब अवयव को समझना है, अवयव बोलिए या सदस्य बोलिए या फिर वस्तु बोलिए, वस्तुएं बोलिए, एक ही बात है, सबका मीनिंग एक ही होता है। सेट्स के अवयव मतलब वो जो सेट बनी है जिन चीज़ों से, उसी को कहते हैं अवयव, ठीक है, उसी को कहते हैं अवयव।
और सेट्स को हमेशा किसमें लिखा जाता है? कर्ली ब्रैसेस के अंदर। सेट्स को कर्ली, ये वाली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। सेट्स को मतलब सेट्स के एलिमेंट को, सेट्स के, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सेट्स के एलिमेंट को इसके अंदर लिखी जाती है। इसको सेट्स के एलिमेंट यानी सदस्य को, तो वो भी कोमा से अलग करके, ठीक है, इसके अंदर लिखी जाती है। कोमा दे करके, जैसे पहला सेट को यहाँ पर लिख दिए, फिर कोमा दे दिए, फिर एक को यहाँ लिख दिए, फिर कोमा दे दिए, ऐसे लिखा जाता है इसके अवयव को यानी एलिमेंट। इस चौथी बात कि सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं, सेट्स के एलिमेंट, एलिमेंट बोलिए या सदस्य बोलिए, ये रिपीट नहीं होती है। इसके एलिमेंट्स क्या होती हैं? रिपीट नहीं होते। रिपीट का मतलब उसको दो बार नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक हम इन डेफिनेशन के हेल्प से एक सेट बनाते हैं। सेट को हमने क्या किया, मैंने बोला कि सेट को आप लिखिए कैपिटल लेटर से, लिख दिए कैपिटल लेटर से सेट को, बराबर कर्ली ब्रैसेस के अंदर उसके एलिमेंट को लिखने हैं, तो हमने कर्ली ब्रैसेस दे दिया। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट लेते हैं, जैसे एक ले लिए, 2, 3, 4, 5, 6। इसके एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी 6 एलिमेंट का ये ग्रुप संग्रह है। इसको हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट कह रहे हैं। और इसको किसके अंदर रखा है हमने? कर्ली ब्रैसेस के अंदर रखा है। और उसके एलिमेंट को क्या किया हमने? कोमा से सेपरेट किया है। और देखिए कि इसमें कोई भी जो एलिमेंट है, अवयव है, वो दो बार नहीं लिखी गई है। दो बार नहीं लिखना है, एक कन्वेंशन है, दो बार आपको नहीं लिखना। जैसे हम बोलेंगे बी बराबर, अगर मैं लिख दूँ ए, फिर ए, ठीक है, बी, तो ये सेट नहीं होगी, क्योंकि ए को हमने दो बार लिख दिया है। आपको दो बार नहीं लिखना है, ठीक है, ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है। आप कहेंगे कि 7 जो है इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं है। आप कहेंगे 6 इस सेट का एलिमेंट है। 1 कहेंगे हाँ है, 2 हाँ है, 3 हाँ है, 10 है नहीं है। वेल डिफाइंड है ये। कोई एम्बिग्यूटी है क्या? कोई धुंधलापन है क्या? कि अच्छे लड़के का समूह, बुरे लड़कों का समूह, है ना, उसको अच्छे बच्चों का समूह, टैलेंटेड बॉयज़ का समूह, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना, तो उसमें धुंधलापन होता है। इसलिए हम कहेंगे कि वेल डिफाइंड अगर है, अच्छे से सुपरिभाषित है, तब हम उसको कहेंगे वो सेट है एलिमेंट्स का, अदरवाइज वो सेट नहीं है, राइट। और सेट को लिखने का तरीका क्या है? जिस सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, उसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैसेस के अंदर रखेंगे और एलिमेंट को कोमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये होगी सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। और सेट के एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है, ठीक है, उसके एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करनी है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए इस सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स, सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। एक बात मैं और आपको समझाना चाहूँगा। इसे सपोज एक कोई सेट है और हमने उसके एलिमेंट्स को लिखा 2, 4, 6, 8, 10। तो आप ये बताइए कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं? यस, वेल डिफाइंड है। आप कहेंगे कि सेट एक कोई सेट है, इसके एलिमेंट सम संख्या है जो 10 से क्या है, 10 के बराबर और 10 से छोटी है, तो वेल है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। क्या 12, हम आपसे पूछते हैं क्या 12 इस सेट का कोई एलिमेंट है? आप कहेंगे नहीं है। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे कि 12 इज नॉट सेट ऑफ ए। आप कहेंगे कि 10 क्या इस सेट का एलिमेंट है? तो कहेंगे 10 बिलोंग्स टू ए। यस, 10 ए का सेट, 10 सेट ए का एलिमेंट है। तो बिलोंग्स टू 10 बिलोंग्स टू ए, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कि हम मैथमेटिकली किसी एलिमेंट को किसी सेट का सदस्य है या फिर नहीं है, उसे हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, राइट। अब देखिए सेट्स को रिप्रेजेंट, सेट्स के एलिमेंट को या किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो विधियां हैं, ठीक है।
हम सेट थ्योरी में जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट यानी दर्शाने के, दिखाने के, ठीक है, दिखाने के कितने हैं, दो, क्या है, दो मेथड हैं, दो तरीका है, दो मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म बोलिए, या फिर इसको और टेबुलर फॉर्म, इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसी दो पर हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर फॉर्म या फिर इसको बोलते हैं सारणीबद्ध या फिर रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होती है कि कोई सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसके एलिमेंट को लिस्टिंग करते हैं, यानी सारणीबद्ध करते हैं, वन बाय वन कोमा दे करके लिखते हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये क्या है, ये है आपका रोस्टर फॉर्म। सेट को, सेट का ये तरीका क्या कहलाता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन के तरीका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। इसमें यानी रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को सारणीबद्ध तरीके से दिखाया जाता है, लिस्टिंग के फॉर्म में दिखाया जाता है, लिख करके दिखाया जाता है इसके प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, हमने इसको क्या कहते हैं, सारे एलिमेंट को लिख दिया। तो ये जो तरीका हुआ सेट को रिप्रेजेंट करने का, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेबुलर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स ऑल।